नमस्कार, आपका वामिका कॉमर्स अकेडमी पर स्वागत है। आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है वित्तीय विवरण यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे कि वित्तीय विवरण क्या होते हैं, इनकी उपयोगिता क्या होती है, इनकी प्रकृति या नेचर क्या होता है, इनके ऑब्जेक्ट्स कौन-कौन से होते हैं, वित्तीय विवरण कितने प्रकार के होते हैं, कंपनियों द्वारा वित्तीय विवरण किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं, इनका प्रारूप क्या होता है, कौन-सी अनुसूची के अंतर्गत वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं और लास्ट में पढ़ेंगे इनकी उपयोगिता या महत्व कौन-कौन से होते हैं। देखो, प्रत्येक कंपनी द्वारा आज सिर्फ बात करेंगे कंपनी के बारे में, यानी कॉर्पोरेट में, यानी जो कंपनियां होती है, निगम होती है, उनके द्वारा जो लेखांकन प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेखांकन प्रक्रिया अपनाने के पश्चात में कंपनियों द्वारा प्रॉपर लाभ हानि याद करने हेतु या संपत्तियों या दायित्वों का मूल्यांकन करने हेतु फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। अब उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग अनुसूची 3 के अंतर्गत एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होता है। ठीक है। अब उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करने के पश्चात ही कंपनी को वास्तविक के लाभ व हानि की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें जो कंपनी से जो व्यक्ति संबंध रखते हैं, जैसे जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, उनमें निवेशक होते हैं जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, टैक्सेशन ऑफिसर होता है, सरकार होती है, कर्मचारी आदि व्यक्ति होते हैं, उनको सूचनाएं वित्तीय विवरणों के माध्यम से प्रदान की जाती है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के माध्यम से कंपनी के उचित लाभ हानि या उसकी संपत्ति एवं दायित्वों के बारे में प्रॉपर्ली पता लगाया जा सकता है, जिसमें बाह्य उपयोगकर्ताओं द्वारा उचित डिसीजन लेके कंपनी में पैसा लगाया जाता है और कंपनी की साख का भी पता वित्तीय विवरणों के माध्यम से ही चलता है। और जो वित्तीय सूचनाएं होती है वो वित्तीय विवरणों के माध्यम से ही बाह्य उपयोगकर्ताओं को प्रदान की जाती है। यानी अब बात करते हैं, इसको देखते हैं अर्थ एवं उपयोगिता के बारे में। यानी वित्तीय विवरण आधारभूत एवं औपचारिक साधन होते हैं जिनके माध्यम से निगम यानी कंपनी प्रबंध स्वामियों तथा अन्य विभिन्न बाह्य उपयोगकर्ताओं, जिनमें निवेशक होता है, कराधान अधिकारी होता है, सरकार होता है, कर्मचारी एक्सेट्रा व्यक्ति शामिल होते हैं, जिनको वित्तीय सूचनाएं प्रदान करने का कार्य किया जाता है। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा ही जो ये एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं उनको सूचनाएं प्रदान की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, वित्तीय विवरण तैयार करना लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। देखो, लास्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कोई भी व्यापार में ट्रांजैक्शन होता है, सर्वप्रथम उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है, सहायक बहियां तैयार की जाती है, लेजर तैयार किया जाता है, ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है, उसके पश्चात में अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं, अंतिम जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं उनमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, कैंडल अकाउंट तैयार किया जाता है और लास्ट में बैलेंस शीट तैयार की जाती है। बैलेंस शीट एक निश्चित दिन के लिए तैयार की जाती है। निश्चित दिन में व्यापार की आर्थिक स्थिति का, यानी संपत्तियों एवं दायित्वों का पता चलता है। ठीक है। तो ये एक तरीके से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो अंतिम चरण होता है लेखांकन का। अब इनका निर्माण संगत लेखांकन नीतियों, मानक परिकल्पनाओं, सिद्धांतों और वैधानिक वातावरण के आधार पर होता है, जिनके अंतर्गत व्यावसायिक संगठन अपनी क्रियाकलापों का प्रचालन करते हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं वे लेखांकन की संगत लेखांकन परंपराओं के या उनके मानकों के सिद्धांतों के अनुसार या वैधानिक वातावरण वातावरण यानी सरकार के कानूनों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाते हैं। ये विवरण लेखांकन प्रक्रिया के संक्षिप्तीकरण का परिणाम होता है। यानी जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं वो लेखांकन प्रक्रिया का या प्रोसेस का लास्ट चरण होता है, अंतिम स्टेज होता है, उसको एक समरी के रूप में तैयार किया जाता है। इनसे व्यापार की लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति संबंधी निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के माध्यम से ही कंपनी की वास्तविक आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, ये तो होगा इसकी अर्थ। अब बात करें इसकी वित्तीय विवरणों की प्रकृति के बारे में देखें तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स AICPA इसका शॉर्ट फॉर्म है, एवं भारत के ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा इनकी प्रकृति निम्न प्रकार की होती है। यानी जो AICPA है जो अमेरिका का इंस्टीट्यूट है और AICAI यानी ICAI भारत का इंस्टीट्यूट है। अब इसमें निम्न प्रकार की प्रकृति होती है। पहला तो होता है अभिलिखित तथ्य होते हैं, यानी जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो एक तरीके से रिकॉर्डेड फैक्ट्स के आधार पर इनमें कार्य किया जाता है। लेखांकन परंपराओं के अकॉर्डिंग सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। अभिधारणाएं होती है, व्यक्तिगत निर्णयों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। ये तो होगी इसकी प्रकृति। नेक्स्ट है वित्तीय विवरणों के उद्देश्यों के बारे में बात करें तो इसके मेजर ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, देखते हैं इसको। एक व्यवसाय के आर्थिक संसाधनों एवं दायित्वों के संदर्भ में सूचना उपलब्ध करवाई जाती है। यानी जो व्यापार होता है उसके जो आर्थिक रिसोर्सेज होते हैं, संपत्तियां होती है एवं दायित्व होते हैं, उनके संदर्भ में सूचनाएं बाह्य उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाता है।
व्यवसाय की अर्जन क्षमता के बारे में सूचना उपलब्ध करवाई जाती है। यानी जो अर्निंग होती है या जो कैपेसिटी होती है अर्निंग की, उ उसकी सूचनाएँ बाह्य उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध करवाई जाती है। रोकड़ प्रभाव के संदर्भ में सूचना उपलब्ध करवाई जाती है। एंड जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, यानी व्यापार में रोकड़ कितनी प्राप्त हो रही है, उसका संदर्भ में ध्यान में रखते हुए वित्तीय विवरणों के माध्यम से सूचनाएँ उपलब्ध करवाई जाती है। प्रबंध की प्रभावशीलता को आकलित करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है, समाज को प्रभावित करने वाली व्यावसायिक गतिविधियों के संदर्भ में सूचनाएँ उपलब्ध करवाई जाती है और लेखांकन नीतियों को प्रकट करने का कार्य भी इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के माध्यम से किया जाता है। ठीक है? अब नेक्स्ट बात करें वित्तीय विवरणों के प्रकारों के बारे में। ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से देखें। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, उनका प्रकार या प्रारूप देखते हैं। देखो, वित्तीय विवरणों में सामान्यतः 2 प्रकार के विवरण शामिल होते हैं। यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं, उनमें 2 प्रकार से प्रारूप होते हैं। एक तो होता है बैलेंस शीट को हिंदी में तुलन पत्र भी कहा जाता है या आर्थिक चिट्ठा भी कहा जाता है, और सेकंड होता है आपका लाभ हानि विवरण यानी P&L स्टेटमेंट, जो कि बाह्य प्रतिवेदनों और प्रबंध की आंतरिक आवश्यकताओं जैसे नियोजन, निर्णयन और नियंत्रण के लिए आवश्यक होते हैं। व्यापार में जो बैलेंस शीट तैयार की जाती है यानी तुलन पत्र तैयार किया जाता है और लाभ हानि विवरण तैयार किया जाता है, उसके माध्यम से यानी उसकी रिपोर्ट के माध्यम से प्रबंध की आंतरिक आवश्यकताओं, कई प्रकार की इंटरनल नीड होती है, उनको पूरा करने के लिए नियोजन किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है और डिसीजन लेने के पश्चात में जो आउटपुट मिलता है, उसका नियंत्रण करने का कार्य किया जाता है। इन उपरोक्त 2 विवरणों के अतिरिक्त निधियों के संचालन के बारे में तथा कंपनी की वित्तीय स्थितियों में बदलावों के बारे में जानने की भी आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है। यानी जो ऊपर उपरोक्त बैलेंस शीट तैयार की जाती है, उसके पश्चात सर्वप्रथम लाभ हानि विवरण तैयार किया जाता है, उसके पश्चात में बैलेंस शीट तैयार की जाती है यानी तुलन पत्र तैयार किया जाता है और इनको तैयार करने के पश्चात में वित्तीय स्थितियों के बदलावों को जानने हेतु कंपनी द्वारा रोकड़ प्रवाह विवरण भी तैयार किया जाता है। अब इसका प्रारूप देखते हैं। अब साथियों ध्यान रखें कि इसका प्रारूप है, पहले कंपनी अधिनियम 2013 से पहले अलग प्रारूप था, लेकिन नया कंपनी अधिनियम आपका 2013 लागू कर दिया गया है। अब उसमें जो अनुसूची होती है, थर्ड या तीसरी अनुसूची में इसका प्रारूप दे रखा है। उस प्रारूप के अकॉर्डिंग ही बैलेंस शीट यानी आर्थिक चिट्ठा या तुलन पत्र तैयार किया जाता है और उसी प्रारूप के अकॉर्डिंग ही P&L स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। ठीक है? अब इसको देखते हैं कि जो बैलेंस शीट तैयार की जाती है, उसमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड में कौन-कौन सी मदें आती है और एसेट साइड में कौन-कौन सी मदें आती हैं। कंपनियों के अलावा जो अलग बिज़नेस होता है, पार्टनरशिप होती है, एकल व्यापारी होता है, उनमें बैलेंस शीट का प्रारूप लायबिलिटीज और एसेट्स के रूप में होता है। एक साइड लेफ्ट साइड में आपकी लायबिलिटीज रहेगी और राइट साइड में आपका एसेट्स होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसका प्रारूप विपरीत होता है। विपरीत यानी अलग प्रारूप होता है इसका। अब इसको इस बैलेंस शीट को बनाने के लिए सर्वप्रथम पार्टिकुलर्स बनाया जाता है, उसमें नोट नंबर होता है नेक्स्ट, और जो इसमें 2 आपके कॉलम दे रखे हैं, उसमें फिगर एज एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड यानी जो आपका करंट वित्तीय वर्ष है, उसका डाटा रखा जाता है और जो आपका नेक्स्ट कॉलम है, उसमें प्रीवियस ईयर का डाटा रखा जाता है, उससे तुलना की जाती है। अब इसमें देखते हैं कि इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में कौन-कौन सी मदें आती है। आपका सर्वप्रथम इक्विटी एंड लायबिलिटीज आएगा ऊपर, उसके नीचे टोटल लगा लेंगे, टोटल लगाने के पश्चात में फिर असेट्स आएगी, असेट्स का टोटल लगाने के पश्चात दोनों पक्षों का योग बराबर हो जाता है। ठीक है? अब इसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में आपका पहला मद आ जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड्स आ जाएगा। इसमें आपका शेयर कैपिटल आ जाएगी, रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएंगे, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स आ जाएगा। सेकंड मद में आ जाएगा आपका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यानी जो शेयर एप्लीकेशन मनी है वो पेंडिंग है अलॉटमेंट पर, वो आ जाएगी। नेक्स्ट मद में आ जाएगा आपको नॉन करंट लायबिलिटीज में आ जाएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स आ जाएंगे यानी दीर्घकालीन आपका ऋण जो आ जाएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नेट यानी आपका कोई भी टैक्स लायबिलिटी है उसको अगर डेफर कर दिया गया है तो वो आ जाएगी। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आ जाएगी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ जाएंगे यानी दीर्घकालीन प्रावधान इसमें आ जाएंगे लायबिलिटी साइड में। और नेक्स्ट मद आप लास्ट मद है करंट लायबिलिटीज, यानी करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत आपका शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स आ जाएगा, आपका जो अल्पकालीन ऋण है, आपने किसी बैंक से, अन्य संस्था से, अन्य व्यक्तियों से अगर आपने ऋण लिया है तो आ जाएंगे। ट्रेड पेबल्स आ जाएगा, व्यापारिक के पेबल आ जाएगा, अदर करंट लायबिलिटीज आ जाएगी और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस इसमें आ जाएंगे यानी अल्पकालीन प्रावधान इसमें आ जाएंगे। तो इनका टोटल कर लेंगे, करंट ईयर का टोटल कितना है और जो प्रीवियस ईयर है उसका टोटल कितना है। ठीक है? नेक्स्ट में आ जाएगा असेट्स। असेट साइड में आपका सर्वप्रथम आएगा नॉन करंट असेट्स आएगी, जिसमें फिक्स्ड असेट के अंतर्गत आपका टेंजिबल असेट्स आ जाएगी यानी जो दृश्य संपत्तियां वो आ जाएगी। फिर आ जाएगी इंटेंजिबल असेट्स आ जाएगी यानी अदृश्य संपत्ति आ जाएगी।
नेक्स्ट आएगा आपका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आएगा, और नेक्स्ट आएगा इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, यानी जो आपकी अदृश्य संपत्ति है वो प्रक्रियाधीन है, वो आ जाएगी। नेक्स्ट मद में आएगा आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, यानी जो आपका चालू इन्वेस्टमेंट नहीं है वो आ जाएगा। डेफर्ड टैक्स असेट्स नेट वो आ जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज आ जाएगा, अगर आपने किसी अन्य व्यक्ति को लोन दिया है, दीर्घकालीन ऋण दिया है या एडवांस के रूप में दिया है, वो आ जाएंगे। अदर नॉन करंट असेट्स में आ जाएगी। नेक्स्ट है करंट असेट्स में निम्नलिखित मदें शामिल होगी, इसमें होगी आपकी फर्स्ट होगी करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, इन्वेंट्रीज आ जाएगा, यानी आपका जो स्टॉक वो आ जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज आ जाएगी, और अदर करंट असेट्स आ जाएगी। इनका टोटल लगा लेंगे, करंट ईयर का लगा लेंगे, और जो आपको प्रीवियस ईयर है पिछले वर्ष का टोटल लगा लेंगे, उससे तुलना कर लेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे वित्तीय विवरणों के प्रकरण की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती है, यानी जो इनका डिस्क्लोजर किया जाता है उनकी जो मेन प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती है। यानी ये कंपनी एक्ट 2013 की अनुसूची थर्ड यानी तृतीय के अनुसार भारतीय कंपनी द्वारा तैयार किए जाने वाले वित्तीय विवरणों पर लागू होता है। यानी जो ये बैलेंस शीट और ये P&L स्टेटमेंट का प्रारूप, अभी P&L स्टेटमेंट का प्रारूप अभी देखेंगे। बैलेंस शीट का प्रारूप था वो कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार जो अनुसूची थर्ड के अंतर्गत भारतीय कंपनी द्वारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं उन पर यह विवरण लागू होता है। यह बीमा एवं बैंकिंग कंपनी एवं ऐसी कंपनी जिसके तुलन पत्र अथवा आय विवरण का प्रारूप किसी अन्य अधिनियम में निर्धारित हो पर लागू नहीं होता है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो बीमा कंपनियां होती है, बैंकिंग कंपनियां होती है, जिनका तुलन पत्र अथवा आय विवरण का प्रारूप किसी अन्य अधिनियम में निर्धारित हो, इन पर ये लागू नहीं होते हैं। यानी सामान्यतः बीमा और बैंकिंग कंपनियों द्वारा बैलेंस शीट अलग प्रारूप में तैयार की जाती है, उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता है। लेखांकन मानक कंपनी एक्ट 2013 की अनुसूची थर्ड पर प्रभावी होते हैं। वित्तीय विवरणों या टिप्पणियों में प्रकटीकरण अनिवार्य तथा अपरिहार्य होता है, यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसमें टिप्पणियां फुटनोट के रूप में दी जाती है, उनका प्रकटीकरण अनिवार्य रूप से किया जाना होता है। वित्तीय विवरण का प्रस्तुतिकरण ऊर्ध्वाकार यानी वर्टिकल प्रारूप में निर्धारित किया जाता है, यानी जो इनका प्रेजेंटेशन है वो वर्टिकल प्रारूप में तैयार किया जाता है, जैसा कि ऊपर देख चुके हैं। पहले लाइबिलिटीज आएगी, नीचे असेट्स आएगा। अब बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, यानी जो लाभ हानि विवरण है वो किस प्रकार से तैयार किया जाता है। इसमें सेम चीजें पर्टिकुलर आ जाएगा, नोट नंबर आ जाएगा, और जो करंट ईयर का डाटा है फिगर वो आ जाएंगे, और जो लास्ट ईयर का यानी प्रीवियस ईयर का जो डाटा है यानी अमाउंट है वो इसमें आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे, इसमें फर्स्ट मध्य आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी व्यापारिक क्रियाओं से जो रेवेन्यू प्राप्त हो रही है करंट ईयर की वो आ जाएगी, और जो लास्ट ईयर में आपको रेवेन्यू प्राप्त हुई थी पुरानी बैलेंस शीट की सहायता से इसमें डाटा को लिख देंगे। अदर इनकम, अगर व्यापारिक के संचालन से कोई भी इनकम प्राप्त हुई है वो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगी, और इसके अलावा अन्य प्रकार से कोई इनकम प्राप्त होती है तो अदर इनकम में आ जाएगी। इन दोनों का टोटल कर लेंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगी। ठीक है, ये तो आपकी टोटल रेवेन्यू हो गई। अब एक्सपेंसेज यानी खर्चों की बात करें तो खर्चों में कौन कौन सी मदें शामिल होती है वो देखते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, जो आपके जो सामग्री उपभोग की गई है उसकी लागत कितनी आई है वो आ जाएगी। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यानी जो व्यापार के लिए या व्यापारिक संचालन के लिए जो माल खरीदा है, स्टॉक खरीदा है वो आ जाएगा। चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यानी जो स्टॉक है स्कंद है उसमें जो निर्मित माल है उसमें किस प्रकार से चेंजिंग हुआ है, कच्चे माल से पक्का माल तैयार हुआ है वो आ जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड आ जाएगा, यानी प्रोसेस में माल है वो आ जाएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेज, यानी जो कर्मचारी हितों के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है वो आ जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगी, वित्तीय लागत आ जाएगी। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेज आ जाएंगे, यानी जो हास है वो आ जाएगा। अदर एक्सपेंसेज इसमें आ जाएंगे, टोटल एक्सपेंसेज आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, यानी जो प्रॉफिट बिफोर, अब यानी जो टैक्स से पहले जो प्रॉफिट याद करेंगे तो जो तीसरी मद और चौथी मद है उसको माइनस कर देंगे तो आपका टैक्स से देने से पहले जो प्रॉफिट है वो उसमें आ जाएगा, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मद है आपकी एक्सपेंशनल आइटम्स आ जाएंगे इसमें। आपका नेक्स्ट मद है प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स आ जाएगा, तो ये निकालने के लिए आपको फिफ्थ मद में से सिक्स मद को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट मद आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स इसमें शामिल हो जाएंगे, और लास्ट में है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी सेवन मद को एट वाली मद से माइनस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका टैक्स एक्सपेंसेस आ जाएंगे, इसमें आपका करंट टैक्स कितना लगा है और डेफर्ड टैक्स कितना हुआ है। करंट एसेट्स यानी करंट टैक्स है आपका वित्तीय वर्ष में कितना लगा है, और जो बाकी टैक्स है अगले वित्तीय वर्ष के लिए डेफर्ड किया गया है वो इसमें आ जाएगा।
नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, यानी जो आपका प्रॉफिट या लॉस हुआ है वित्तीय वर्ष में सामान्य व्यापारिक क्रियाओं के परिचालन से, वो इसमें आ जाएगा। प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस आ जाएंगे। नेक्स्ट है टैक्स एक्सपेंसेस ऑफ डिस्काउंटिंग ऑपरेशंस। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अब ये कैसे निकलेगा, यानी जो आपकी 12 नंबर की मद है उसको 13 नंबर की मद में से 12 नंबर माइनस कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, जो एक्चुअल प्रॉफिट आप निकालेंगे तो 11th प्लस आपकी 14 वाली मद है वो इसमें इंक्लूड हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका अर्निंग पर इक्विटी शेयर याद करने के लिए आपको बेसिक और डिलूटेड इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का प्रारूप हो गया। नेक्स्ट में लास्ट में पढ़ा था बैलेंस शीट के बारे में, यानी तुलन पत्र के बारे में। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीजें शामिल होती है, एक तो होता है P&L स्टेटमेंट और एक होता है बैलेंस शीट। ठीक है, अब लाभ हानि विवरण के मध्य में कौन कौन चीजें शामिल होती हैं वो देख लेते हैं। ऊपर देख चुके हैं लेकिन विस्तार से देख लेते हैं कि प्रचलन की क्रियाओं से जो आगम प्राप्त होती है उनमें कौन कौन सी मदों से आय प्राप्त होती है। अब प्रचलनों से आगम में निम्नलिखित शामिल होते हैं। उत्पादों को बिक्री से जो आय प्राप्त होती है वो शामिल होती है। सर्विसेज के बिक्री से जो आय प्राप्त होती है वो इसमें शामिल होती है। अन्य प्रचलन आगम होती है वो इसमें शामिल होती है। वित्तीय कंपनी के संबंध में प्रचलन से आय में ब्याज शामिल होता है। लाभांश तथा अन्य वित्तीय सेवाओं से आय को सम्मिलित किया जाता है। उपरोक्त प्रत्येक के अंतर्गत शीर्षों को लागू प्रसार तक खातों की टिप्पणियों में अलग अलग दर्शाया जाता है। अब अन्य आय में देखें तो ब्याज आय गैर वित्तीय कंपनी की स्थिति में प्राप्त होती है। लाभांश आय होती है निवेशों के बिक्री पर। अब निवेशों को बिक्री पर जरूरी नहीं कि प्रॉफिट हो सकता है लॉस भी हो सकता है। अन्य गैर परिचालन आय ऐसी आय जो प्रत्यक्ष से संबंधित व्यय के बाद निवल हो। अब इसमें ऊपर बात कर ली आय के बारे में, अब इसमें बात करेंगे नेक्स्ट खर्चों के बारे में, व्यय के बारे में। देखो आय कमाने के लिए विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत दर्शाए गए व्यय निम्न वर्णित है। अब इसमें सामग्री की लागत में कौन कौन से खर्चे होते हैं, देखो ये उत्पादन कंपनियों पर लागू होता है, यानी जो कंपनियां किसी भी वस्तु का उत्पादन करती है सामग्री की लागत याद करने के लिए जो फॉर्मूला या सिद्धांत अपनाया जाता है वो उत्पादन कंपनियों पर ही अपनाया जाता है। इसमें वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त कच्चा माल तथा अन्य सामग्री को इंक्लूड किया जाता है। व्यापारिक रहतिया का क्रय, इसका अभिप्राय व्यापार के उद्देश्य से क्रय की गई वस्तु से होता है, यानी जो व्यापारिक रहतिया होता है यानी स्टॉक होता है जो केवल व्यापारिक उद्देश्यों के लिए ही क्रय की जाती है उनको इसमें शामिल किया जाता है, उन वस्तुओं को शामिल किया जाता है। जैसे मान के चलो आपकी कंपनी मोबाइल का उत्पादन करती है, अब मोबाइल को बनाने के लिए कई प्रकार का माल खरीदना होगा तो माल इसमें व्यापारिक उद्देश्य में शामिल हो जाएगा। लेकिन आपने अगर मशीनरी खरीदी है उसको संचालन के लिए तो वो मशीनरी माल में शामिल नहीं होगी। कर्मचारी हित के व्यय जिसमें वेतन भी शामिल होता है, मजदूरी होती है, छुट्टियों का नकदीकरण होता है, जिन्हें सरेंडर किया जाता है, छुट्टियों का स्टाफ आदि इसमें शामिल होते हैं। कर्मचारी हित व्ययों को आगे प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष व्ययों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब वित्तीय लागत में निम्नलिखित चीजें शामिल होती है। अब इसमें वर्ष के दौरान जो ब्याज पर खर्चा होता है वो इसमें शामिल होता है। अन्य वित्तीय व्यय जैसे कि बैंक खर्च अन्य व्ययों में दर्शाए जाते हैं। नेक्स्ट है हाश, यानी संपत्ति पर जो हाश लगाया जाता है वो इसमें शामिल किया जाता है। यानी हाश स्थायी संपत्तियों में घटाव होता है, यानी स्थायी संपत्तियों में घटाव का तात्पर्य यह है कि संपत्ति के मूल्य में कमी होती है जबकि अपलेखन अमूर्त संपत्तियों की राशि में कमी करता है। नेक्स्ट है अन्य व्यय, अन्य सभी व्यय जो उपरोक्त वर्गों में नहीं आते हैं उन्हें अन्य व्ययों के अंतर्गत दर्शाया जाएगा। अन्य व्ययों को आगे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्ययों तथा गैर प्रचालन व्ययों में भी वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जब क्वेश्चन को हल करेंगे प्रैक्टिकल देखेंगे उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। इसमें आपका एक P&L दे रखा है, लाभ हानि विवरण दे रखा है, इसमें मदें दे रखी है। इन मदों के माध्यम से लाभ हानि स्टेटमेंट तैयार करना है। अब इसमें जो शेष दे रखा है संयंत्र या मशीनरी का 1,60,000 रुपये का शेष है, करंट ईयर का दे रखा है। और इसी तरीके से भूमि है उसका या उसकी वैल्यू 6,74,000 रुपये है। संयंत्र एवं मशीनरी पर जो डेप्रिसिएशन लगा है वो 16,000 का है। क्रय है आपका जो समायोजन करने के पश्चात में आपको परचेज है 4 लाख रुपए की है। और जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो 1.5 लाख का है। आपकी वेजेज है 1,20,000 की है। और जो आपका सेल्स हुआ है वो 10 लाख का है, यानी जो पिछला ईयर है आपका प्रीवियस ईयर उसमें आपका 10 लाख की सेल्स हुई है। और आपने कर्मचारियों को 80,000 रुपये का वेतन दिया है। बैंक के
ओवरड्राफ्ट आपका 2 लाख रुपए का है और 10% आपका जो डिवेंचर है 1 अप्रैल 12 को उनका इशू किया गया था, उनको 1 लाख के हैं। इसी तरीके से आपके जो इक्विटी शेयर है वो 2 लाख की है और आपका जो प्रेफरेंस शेयर है वो 1 लाख रुपए के हैं। ठीक है, यानी जो आपका करंट ईयर का डाटा आपका 16 लाख का है और इसी तरीके से प्रीवियस ईयर का डाटा आपका 16 लाख का इसमें दे रखा है। अब इसको इसमें अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उन अदर इन्फॉर्मेशन के माध्यम से क्वेश्चन को हल करेंगे। यानी प्रदत्त पूंजी पर 10% क्षमता लाभांश घोषित किया गया है, अधिमान अंश पूंजी पर लाभांश का पूर्ण भुगतान किया गया है और सामान्य रिजर्व यानी जनरल रिजर्व होता है उसमें 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। अब इसमें इन मदों के माध्यम से P&L स्टेटमेंट तैयार करेंगे 31 मार्च 17 के लिए। ठीक है, अब P&L स्टेटमेंट का प्रारूप प्रारूप ऊपर पढ़ चुके हैं। इसमें पर्टिकुलर आता है, नोट संख्या आती है और राशि आती है। ठीक है, अब सर्वप्रथम बात करेंगे इनकम की, तो इनकम में प्रचालन को विक्रय से आगम हुई है 10 लाख रुपए की। ठीक है, 10 लाख रुपए का योग कर देंगे। ठीक है, अब जो व्यय हुआ आपका उपभोग की गई सामग्री की लागत है, समायोजित क्रय आपको 4 लाख रुपए का दे रखा है। कर्मचारी हित पर व्यय आपके 2 लाख किए गए हैं, यानी 80,000 तो इनको सैलरी दी गई है, सॉरी 80,000 तक इनको सैलरी दी गई है और 1,20,000 रुपए इनको मजदूरी दी गई है। ठीक है, तो आपका 2 लाख रुपए ये हो गया। वित्तीय लागत आपकी 10,000 रुपए आई है और हाथ से अवलेखन आपका 16,000 रुपए का हुआ है, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। यानी जो डेप्रिसिएशन है वो 16,000 रुपए का है मशीनरी पर। ठीक है, अब इनका टोटल कर लेंगे तो 6,26,000 रुपया आपका व्यय हो गया और जो प्रचालन से आपका विक्रय से जो आगम प्राप्त हुई है यानी रेवेन्यू प्राप्त हुआ है या आय प्राप्त हुई है वो आपका 10 लाख रुपया है। तो आपका 3,74,000 रुपये यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,74,000 रुपये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये टिप्पणी बता रखी है कर्मचारी हित के में ये 2 लाख रुपए किस प्रकार से आई हैं। मजदूरी के 1,20,000 है और वेतन के आपके 80,000 रुपए हैं। तो इस तरीके से आप 2 लाख रुपए कर्मचारी हित पर व्यय हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि वित्तीय विवरणों की उपयोगिता या महत्व कौन कौन से होते हैं। देखो, इसके उपयोगकर्ता होते हैं वो इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स भी होते हैं। अब इसमें बात करें उपयोगकर्ताओं की, उसमें मैनेजर शामिल होता है, इन्वेस्टर शामिल होता है, जो पैसा व्यापार में लगाता है वो निवेशक कहलाता है। अंशधारक होते हैं, जो अंशधारक कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं यानी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर तो मालिक नहीं होते, लेकिन इक्विटी शेयर होते हैं वो मालिक होते हैं। तो अंशधारक इनके भागीदार होते हैं। लेनदार होते हैं, कंपनी जो पैसा उधार देते हैं वो लेनदार कहलाते हैं। सरकार होती है, बैंकर होते हैं, कर्मचारी और पब्लिक आदि उपयोगकर्ता होते हैं। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंस या महत्व की बात करें वित्तीय विवरणों की, तो प्रबंधकों की सुरक्षितता पर रिपोर्ट दी जाती है, वित्तीय नीतियों के लिए आधार होता है, ऋणों की स्वीकृति के लिए आधार होता है। अगर किसी भी व्यापार की वित्तीय स्थिति सही है तो कोई भी संस्था या बैंक उसको आसानी से ऋण दे सकता है या उधार दे सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। प्रत्याशित निवेशकों के लिए आधार होता है, यानी जो निवेशक होते हैं कंपनी की वित्तीय साख को देखते हुए उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर कंपनी की वित्तीय साख अच्छी है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, कोई प्रबंध नहीं है कंपनी में, अच्छा मैनेजमेंट है, तो जो निवेशक होते हैं वो उनमें पैसा लगाने के लिए उत्सुक होते हैं। पहले से किए गए निवेश के मूल्य हेतु दिशा निर्देश इसके माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। व्यापार संगठनों को अपने सदस्यों की सहायता में ये सहायक होते हैं। शेयर बाजारों की सहायता के लिए भी वित्तीय विवरण सहायक होते हैं। तो ठीक है साथियों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, यानी वित्तीय विवरण इस वीडियो के माध्यम से पढ़ चुके हैं कि वित्तीय विवरण क्या होते हैं, इनकी उपयोगिता कौन कौन सी होती है, इनके एक्सटर्नल यूजर कौन कौन से होते हैं, इसकी प्रकृति क्या होती है, वित्तीय विवरणों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, वित्तीय विवरण किस प्रारूप में तैयार किए जाते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अकॉर्डिंग वित्तीय विवरण फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं। इसमें मुख्यतः 2 वित्तीय विवरण शामिल होते हैं, यानी बैलेंस शीट शामिल होती है और P&L स्टेटमेंट इसमें शामिल किया जाता है। और जो ये कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची 3 के अकॉर्डिंग कंपनी द्वारा ये प्रारूप तैयार करने अनिवार्य हैं। इसी प्रारूप के अनुसार ही P&L स्टेटमेंट तथा बैलेंस शीट तैयार की जाती है और जो बीमा एवं बैंकिंग कंपनियां होती है उनको उनके रेगुलेशन या उनके नियमों के अनुसार ही P&L स्टेटमेंट और बैलेंस शीट तैयार करनी होती है। ठीक है साथियों, थैंक यू।